साथियों नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार बरसीवाल और आप देख रहे हैं कृष्णा इंग्लिश वॉइसेस। आज हम देखेंगे पैसिव पैटर्न वाले वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। देखिए, पैसिव पैटर्न के जब वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे कि सब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सब्जेक्टिव फॉर्म में बदल दिया जाता है। पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे वाक्य में किसी भी टेंस का प्रयोग किया गया हो। यदि वाक्य में सिंगल ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उस सिंगल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया जाएगा, उसको सब्जेक्ट बना दिया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं तो हमें गलतियों से बचने के लिए वर्ब के जस्ट बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के रूप में बदलना होता है जब इंग्लिश का वाक्य होता है तो। और अगर हिंदी का वाक्य होता है तो हमें क्रिया से सवाल करना होगा कि क्या किया जा रहा है, कौन कर रहा है, उसी को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये तो महत्वपूर्ण बातें हुई इसके पैटर्न के बारे में। अब हम इसके टेंस पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि अगर पैसिव वॉइस का वाक्य है हिंदी में और उसे अंग्रेजी में परिवर्तित करना है तो टेंस का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर वाक्य में इंडेफिनिट टेंस दिया जाता है, किसी भी टेंस का इंडेफिनिट पार्ट दिया जाता है तो उसी के कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो हम उसका ट्रांसलेशन करते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक, मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य दिया गया है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर ऑलरेडी पहले से कंटीन्यूअस दिया जाता है तो क्या करेंगे। देखिए, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट कंटीन्यूअस का वाक्य है तो पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि फ्यूचर कंटीन्यूअस है तो टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से भी हमें मिलता है, जैसे शैल बी विल भी होते हैं तो ऑलरेडी वहां पे बी है इसलिए उसको नहीं बदला जाएगा। इसके बाद देखेंगे यदि वाक्य में कोई भी परफेक्ट टेंस दिया गया हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो उसी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब उसके बाद हमें बीन का प्रयोग करना है, बी डबल ई एन, और बीन के बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और याद रखिए, जब हम पैसिव वॉइस का वाक्य करने जा रहे हो तो पैसिव वॉइस के वाक्य में हमेशा बी, बीइंग और बीन के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे और बीन के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब उसके बाद बीन और थर्ड फॉर्म। अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब उसके बाद बीन, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस, किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदला नहीं जाता है पैसिव वॉइस के अंतर्गत, क्योंकि यहां भी बी की फॉर्म पहले ही रखी होती है, बी डबल एन। इसलिए ये जो चार पार्ट हैं, एक तो तीनों टेंसों के परफेक्ट भाग, परफेक्ट कंटीन्यूअस भाग, तीनों टेंसों के परफेक्ट कंटीन्यूअस भाग और फ्यूचर कंटीन्यूअस, ये चेंज नहीं किए जाते क्योंकि इनमें बी और बीन ऑलरेडी पहले से ही होते हैं। इसलिए ये तीन जो भाग हैं, प्रत्येक टेंस के जो तीन भाग हैं, इनमें परिवर्तन किया जाता है जैसा मैंने आपको बताया। ये तो होगा ट्रांसलेशन करने का एक पैटर्न। लेकिन वाक्य को कैसे पहचाने कि ये पैसिव पैटर्न का है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होगी कि हमें वाक्य की पहचान करनी होगी कि वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का, भाई कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य। तो अगर पैसिव वॉइस का वाक्य होगा, अगर कर्मवाच्य का वाक्य होगा तो हमें पहचान करनी होगी
और पहचान के लिए हम क्या करेंगे, वाक्य के अंत में जाकर क्रियाओं को देखेंगे। अगर पैसिव पैटर्न का वाक्य होगा तो वाक्यों के अंत में आपको डबल क्रियाएं दिखाई देंगी, जैसे तोड़ना और जाना। वाक्य है बाग में झाड़ियों से फूल तोड़े जा रहे हैं। बाग में झाड़ियों से फूल तोड़े जा रहे हैं, तो तोड़ना और जाना डबल क्रिया दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में है एक ही, सिर्फ प्रतीत होती है, आभास होता है। दूसरी पहचान होती है कि वाक्य में सब्जेक्ट या तो होगा नहीं, पैसिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट या तो होगा नहीं, और यदि होगा तो के द्वारा से जुड़ा मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो वाक्य है इसमें हमें डबल क्रियाएं दिखाई दे रही, तोड़ना और जाना। और वाक्य हम देखें, बाग में झाड़ियों से फूल तोड़े जा रहे हैं। भाई फूल कौन तोड़ रहे हैं, पता ही नहीं है, सब्जेक्ट है ही नहीं वाक्य में, तो ये पैसिव पैटर्न का वाक्य है। जब पैसिव पैटर्न का वाक्य है तो हमेशा हम क्रिया से सवाल करेंगे कि क्या किया जा रहा है। भाई तोड़े जा रहे हैं, क्रिया है तोड़े जाना, क्या तोड़े जा रहे हैं, फूल, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द फ्लावर्स। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमें टेंस का प्रयोग करना है, और टेंस के लिए हमें पहचान करनी होगी कौन सा टेंस है। जा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि आता है, तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यदि हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि आता है, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, जब यहाँ पे कंटिन्यूअस दिया गया है तो हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से टेंस का प्रयोग करेंगे। या कंटिन्यूअस है तो देखिए, अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का। तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फ्लावर्स प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑलरेडी दिया गया है तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, और बी, बीइंग और बीइंग के जस्ट बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। तोड़े जाने का हो जाएगा प्लक्ड। ठीक है, क्रिया लिखने के बाद हमें वापस चलते रहना है। वापस चलेंगे, फूल हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब आ गया झाड़ियों से। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहां फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। भाई फूल झाड़ी से अटैच्ड है और तोड़े जा रहे हैं तो अलग हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। झाड़ियों, बुशिज। पीछे आइए, क्या बचा, बाग में, इन द गार्डन, और फुल स्टॉप। इस प्रकार से पैसिव पैटर्न का जो हमारा हिंदी का वाक्य है उसको हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया। साथियों, हम चाहते हैं कि आप इंग्लिश को रटे नहीं, इंग्लिश को सोचें, इंग्लिश को समझें, अपने दिमाग में लेके आए और फिर उसका ट्रांसलेशन करें। और बहुत सारे जो कंपोजिशन के टॉपिक्स हैं उनमें हमें इस प्रकार के पैसिव पैटर्न के वाक्यों का प्रयोग करना होता है। हमें इन चीज का नॉलेज हो तो हम शुद्ध कर पाएंगे, अन्यथा असंभव है। अगला वाक्य देखिए, मेरे पिताजी का अलवर से जयपुर स्थानांतरण कर दिया गया है। मेरे पिताजी का अलवर से जयपुर स्थानांतरण कर दिया गया है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि आप इंग्लिश को सोचें, समझें, कंसीडर करें अपने मन में और फिर उसका ट्रांसलेशन करें। इस तरह का जो सेंटेंस है जब आप स्कूल लेवल पे पढ़े होंगे तो टीसी की एप्लीकेशन में बहुत सी बार आया होगा, और अभी वाक्य ट्रांसलेट करके देखते हैं फिर बताएंगे। तो देखिए, स्थानांतरण कर दिया गया है। भाई स्थानांतरण किसने किया, सब्जेक्ट है ही नहीं वाक्य में, पैसिव पैटर्न का लगता है। वाक्य के अंत में आइए और क्रिया देखिए, कर देना और गया यानी जाना, डबल क्रियाएं दिखाई दे रही है। वाक्य के अंत में डबल क्रियाएं हैं, वाक्य में सब्जेक्ट दिया नहीं गया है, तो क्लियर है ये पैसिव पैटर्न का वाक्य है। और पैसिव पैटर्न का वाक्य है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है।
तो स्थानांतरण किसका कर दिया गया है? मेरे पिताजी का। तो सब्जेक्ट बनेंगे माय फादर। ठीक है, अब हम टेंस का यूज करेंगे और वाक्य के अंत में देखिए या है, या है। यदि हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में या है, ये है, ये है, आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आता है, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अब देखिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होगा तो क्या करेंगे? अगर कोई भी परफेक्ट होगा तो उसी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैव एंड हैज। हमारा सब्जेक्ट है माय फादर, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, तो हम हैज का प्रयोग करेंगे साहब। ठीक है, हैज का प्रयोग कर लिया। हमने अभी बताया कि जब कोई भी परफेक्ट होता है तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और उसके जस्ट बाद BWN बीन का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, इसके बाद लिखना है वर्ब, और वर्ब है स्थानांतरण करना, ट्रांसफर करना। थर्ड फॉर्म लिखना होगा क्योंकि पैसिव वॉइस का वाक्य है ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब वर्ब लिख दी हमने। अब वर्ब लिखे ना, वापस चलते आइए। अब यह है अलवर से जयपुर। ठीक है, से जयपुर, तो इसमें फ्रॉम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। फ्रॉम अलवर टू जयपुर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट वाक्य है सुमित को गत वर्ष विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी घोषित किया गया था। सुमित को गत वर्ष विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी घोषित किया गया था। किसने घोषित किया? नहीं पता, अर्थात सब्जेक्ट वाक्य में नहीं है। दूसरी बात पहचान की करें तो वाक्य के अंत में क्रिया देखिए, किया, घोषित किया और गया। घोषित करना और जाना दो क्रिया है, डबल क्रिया दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही है, वास्तव में है तो एक ही, लेकिन प्रतीत हो रही है, लग रहा है दो है। तो वाक्य के अंत में जब दो क्रियाएं दिखाई दे, सब्जेक्ट वाक्य में हो ना, और हो तो के द्वारा से जुड़ रहा हो, पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो देखिए हम क्रिया से सवाल करेंगे, घोषित किया गया। भाई किसको घोषित किया गया? सुमित को। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्मवाच्य का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं हम। तो कर्म जो है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, और यहां पे ऑब्जेक्ट है सुमित। ठीक है, इसके बाद हमें टेंस का प्रयोग करना है। क्रिया के अंत में देख जाएंगे और यहां पे दे रखा है या था, और यदि वाक्य हिंदी के वाक्य की क्रियाओं के अंत में या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो फिर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, हैड सॉरी, और इसके साथ पैसिव पैटर्न के कारण लगाया बीन। इसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, घोषित किया जाना, डिक्लेयर। ठीक, अब बैक चलते आइए, वापस चलते आइए। विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। ठीक है, और बैक आइए। अब हमारा एकमात्र शब्द बचा है गत वर्ष, और गत वर्ष का क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर। ठीक है साथियों, अगर इसमें क्रिया के अंत में था शब्द नहीं आता, अगर वाक्य की क्रिया के अंत में था शब्द नहीं आता, या होता, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट का होता। किसका होता? पास्ट इंडेफिनिट का होता। और फिर पास्ट इंडेफिनिट का होने के कारण यहां पे कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब आती, फिर ये होता वॉज डिक्लेयर्ड।
तो क्रिया के अंत में था शब्द आने के कारण ये पास्ट परफेक्ट का है। अगर था नहीं होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट का होता। ठीक है, अगला वाक्य है आसिमा को उच्च अध्ययन हेतु सिंगापुर भेजा जाएगा। देखते हैं कौन भेज रहा है, पता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है वाक्य में। क्रिया के अंत में गए, वाक्य के अंत में गए और हमने क्रियाएं देखी, भेजना और जाना, डबल क्रियाएं प्रतीत हो रही है, महसूस हो रहा है, आभास हो रहा है। पैसिव वॉइस का वाक्य है कंफर्म। पैसिव वॉइस का वाक्य है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है यहाँ पे हमेशा। तो क्रिया है भेजा जाएगा, क्रिया से सवाल करेंगे हमेशा, भाई किसको भेजा जाएगा, आशिमा को। और वैसे भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये पैसिव पैटर्न के वाक्य हैं और ये कर्म प्रधान वाले वाक्य हैं। तो कर्ता ने कर्म को, आसिमा को बनाएंगे हम सब्जेक्ट, आशिमा। ठीक है, इसके बाद टेंस का प्रयोग करेंगे। टेंस का प्रयोग करने के लिए वाक्य के अंत में जाके पहचान देखेंगे। गा, जिन हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा गे गी आता है वो फ्यूचर के सिंपल सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। और देखिए अगर कोई भी इंडेफिनिट होता है, यानी वाक्य में अगर किसी भी इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो उसी के कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब और जस्ट बाद हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स होती है शैल एंड विल। आई और विल के साथ शैल का यूज होता है, अन्य सभी के साथ विल का यूज होता है। तो आशिमा के साथ हम विल का यूज करेंगे साहब। चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब अर्थात शैल बी, विल बी, और इसके बाद थर्ड फॉर्म। और क्रिया है भेजा जाना, सेंट। और मैंने आपको बताया वर्ब लिखने के बाद आप बैक चलते आइए, उल्टे चलिए, आपका सेंटेंस खुद कंप्लीट होता जाएगा। जब हम किसी स्थान की तरफ जाते हैं तो टू प्रीपोजिशन का यूज कर लेते हैं, सिंगापुर, सिंगापुर। वापस आइए, उच्च अध्ययन हेतु या उच्च अध्ययन के लिए, यहां पे हेतु की जगह के लिए भी हो सकता था। तो याद रखिए जब किसी नाउन के बाद के लिए आ रहा हो, जब किसी नाउन के बाद के लिए आ रहा हो तो वहां पे के लिए की अंग्रेजी FOR होती है। अगर क्रिया के बाद के लिए आ रहा हो तो के लिए की इंग्लिश टू होती है। ठीक है, तो यहां पे हम फो का यूज करेंगे क्योंकि नाउन से पहले, नाउन के साथ में आ रहा है हेतु या के लिए। अब वापस आएंगे तो उच्च अध्ययन, हायर स्टडीज। कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप लगाइए। नेक्स्ट वाक्य है, देखिए हम आपको ऐसे वाक्य दिखा रहे हैं जिनका प्रयोग आपकी बहुत सारी जो कंपोजिशन राइटिंग है वहां पे उनका यूज होता है। जैसा भी हमने एक एप्लीकेशन का सेंटेंस दिखाया था, मेरे पिताजी का अलवर से जयपुर स्थानांतरण कर दिया गया है। और जब हम एप्लीकेशन लिखते थे अपने बचपन में तब हमें पता नहीं होता था कि इसमें हैज के साथ बीन का प्रयोग क्यों हो रहा है भाई। इसी तरह से देखिए कंपोजिशन राइटिंग के अंतर्गत एक टॉपिक होता है नोटिस राइटिंग। क्या होता है? नोटिस राइटिंग, जो कि ऑफिशियल होता है। तो देखिए वाक्य है, समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आगामी सोमवार को गांव में राहत शिविर का आयोजन किया जाएगा। अब इसमें दो वाक्य हैं, यहां की से जोड़ के दिए गए हैं। एक वाक्य यहां तक की से पहले पहले है, तो ये जो कंजक्शन है की, संयोजक, इससे पहले पहले का वाक्य हल करते हैं। और हमारा वाक्य है, समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि, किया जाता है। तो भाई सबसे पहले तो हम ये देखें कि वाक्य में सब्जेक्ट है क्या, सूचित कौन कर रहा है, नहीं पता। दूसरी पहचान देखें, वाक्य के अंत में जाके क्रिया को टटोलें, और क्रिया है सूचित करना, और यहां पे जानना। डबल क्रियाएं प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है, आभास हो रहा है, लेकिन है एक ही।
तो पैसिव वॉइस का है कंफर्म, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और वही बात करता है कर्म को, कर्मवाच्य के वाक्य हैं ये, पैसिव वॉइस के वाक्य हैं। तो समस्त ग्रामवासियों को, करता ने कर्म को, तो समस्त ग्रामवासी जो हो ना, ये सब्जेक्ट बन जाएंगे। ऑल विलेजर्स, ठीक है। सूचित किया जाता है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इजेमा या विलेजर्स प्लूरल है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। और इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखिए, सूचित किया जाना कि इनफॉर्म, ठीक है। दोनों वाक्यों को यहां किससे कनेक्ट किया गया है, दैट का यूज होगा, ठीक है। आगामी सोमवार को गांव में राहत कैंप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भाई कौन आयोजन कर रहा है, नहीं पता। वाक्य के अंत में डबल क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, आयोजन, करना और जानना। डबल क्रिया प्रतीत हो रही है, एक ही पैसिव पैटर्न का वाक्य है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे सब। आयोजन किया जा रहा है, भाई किसका आयोजन किया जा रहा है, राहत शिविर, ठीक है, राहत कैंप। अब टेंस की बात करेंगे, जाएगा, गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट। जब फ्यूचर इंडेफिनिट होता है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब शैल एंड विल, शैल बी, विल बी। तो यहां क्या जाएगा, विल बी, ठीक है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आयोजन करना, ऑर्गेनाइज। वापस चलिए, गांव में, इन द विलेज, अगले सोमवार को, नेक्स्ट मंडे। तो इस प्रकार से हम हिंदी के जो कर्मवाच्य के वाक्य हैं, जो पैसिव पैटर्न के वाक्य हैं, उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और अगर हमें इंग्लिश ये पैसिव पैटर्न के वाक्यों का ट्रांसलेशन करना आता है, अगर हमें पता है कि पैसिव पैटर्न के वाक्यों की पहचान क्या होती है, तो कंपोजिशन राइटिंग में ये बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन सारी चीजों को गौर फरमाइए और इजी वे में आप सभी इनको हल कर पाएंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया गया मैटर अच्छा लगा, पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें। कृष्णा इंग्लिश ओएसिस।